नमस्कार, इकोनॉमी टुडे के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबल और अगले आधे घंटे में हम जानेंगे कारोबार जगत की तमाम अहम खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले आर्थिक सुर्खियों का। पीएम ई ड्राइव योजना से ईवी चार्जिंग स्टेशंस को मिलेगी रफ्तार। योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन। 72,000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस होंगे देश भर में स्थापित। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और प्रमुख मार्गों पर लगाए जाएंगे ये चार्जिंग पॉइंट्स। साइबर ठगों की अब खैर नहीं। दूरसंचार विभाग ने एफआरआई को साझा करने का किया ऐलान। एफआरआई डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। बैंकों और यूपीआई सेवाओं को एडवांस इंटेलिजेंस मिलेगी आगे से। ईपीएफओ की बड़ी उपलब्धि। मार्च 2025 से जुड़े करीबन 14 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, 7 लाख नए सदस्य हुए रजिस्टर्ड। देश में कर्मचारी रोजगार और ईपीएफओ के फायदे को लेकर अब कर्मचारी जागरूक। सामाजिक सुरक्षा के लिए भी समझ में हो रही है बढ़ोतरी। और वीकली एक्सपायरी के दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। 800 अंकों के दबाव के साथ 80,000 पर सेंसेक्स इस वक्त कर रहा है ट्रेड। वहीं निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट। दिन भर रहेगी हमारी इन खबरों पर नजर। तो आइए देखते हैं कि दुनिया भर के बाजार किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज क्या इशारा कर रहे थे। गिफ्ट निफ्टी में भी 24,657 का भले ही लेवल रहा हो, लेकिन 107 अंकों का दबाव यहां देखा जा रहा है। वीकली एक्सपायरी आज थर्सडे है, इसका दिन है और इसलिए सेंसेक्स की जो ओपनिंग हुई थी वो 800 पॉइंट्स डाउन हुई थी। अभी सेंसेक्स 80,913 के आसपास, 683 अंकों का दबाव। वहीं निफ्टी भी कदम ताल मिलाता और निफ्टी में भी करीबन 24,000 का भले ही लेवल है, लेकिन निफ्टी भी 200 से ज़्यादा पॉइंट्स में दबाव देखा जा रहा है। कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो मजबूती के साथ शेयर बाजार में खड़े हुए हैं, कौन कौन से वो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, नजर डालते हैं। अदानी पोर्ट्स, जियो फाइनेंशियल, अदानी इंटरप्राइजेस, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, जो तमाम स्टॉक आधे से 1.5% की बढ़त के साथ, और सभी स्टॉक्स में खबरों के दम पर एक्शन है। अदानी पोर्ट्स की अगर बात की जाए, जो ब्लू इकोनॉमी को लेकर बंदरगाहों से जुड़े हुए तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से शिपिंग इंडस्ट्री के जो तमाम स्टॉक्स हैं, पूरा सेक्टर इस वक्त मोमेंटम गेन कर रहा है। वो स्टॉक्स देखते हैं जहां पर बाय ऑन डिप का कॉल है, यानी कि मुनाफा वसूली हावी है। देखिए, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टेक महिंद्रा, ट्रेंड, तमाम जो काउंटर्स हैं इनमें दबाव देखा जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जो अनिश्चितताओं का माहौल है टैरिफ वॉर को लेकर, थोड़ा थमता हुआ, इसलिए जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वहां पर खरीदारी देखी जा रही है। तो आइए अब दुनिया भर के बाजारों के बाद सीधा रुख करते हैं आज के फोकस का। बात करते हैं आज के डिजिटल युग की, जहां स्मार्टफोन ना केवल एक कम्युनिकेशन टूल है जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी है। अब यह हमारी जीवन शैली का अहम हिस्सा है। ऐसे में कंपनियां अक्सर अपने जो प्रोडक्ट है उसे बेहतर बनाने की दिशा में काम करती रहती हैं। और हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दुनिया भर में भारत उपग्रह दूरसंचार का सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का सेटकॉम बाजार साल 2028 तक बढ़कर 20 अरब डॉलर का हो जाएगा, जो अभी 2.3 अरब डॉलर के मुकाबले आने वाले सालों में 10 गुना बड़ा होगा। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि ट्राई ने सेटकॉम स्पेक्ट्रम के जो मानदंड हैं उन पर अपनी राय दी है और अब सरकार को जो तमाम सिफारिशें हैं उसकी समीक्षा करनी होगी और इस नीति को आगे बढ़ाना होगा। सिंधिया ने कहा कि इस नीति को आगे जल्द बढ़ाने के लिए सरकार उत्सुक है, प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ट्राई ने सेटकॉम स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन के लिए नियम बनाए हैं, कई कंपनियों को लाइसेंसेस दिए गए हैं और उपग्रह नेटवर्क की शुरुआत आने वाले वर्षों में तेजी के साथ होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक बार दूरसंचार ऑपरेटर्स को जब अनुमति मिल जाएगी, उसके बाद दूर दूर तक ये सेवाएं पहुंचाना आसान हो जाएगा। तो
हम लगातार सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, आइए समझते हैं कि आखिरकार सैटेलाइट कम्युनिकेशन है क्या चीज़। कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना। ये एक ऐसी तकनीक है जो फ़ोन को आपके सैटेलाइट नेटवर्क के साथ जोड़ती है। सैटेलाइट कनेक्टिविटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट में भी स्थित जो तमाम सैटेलाइट्स है उसका यूज़ करती है, यानी कि जहां पर आपके लिए बात करना, अपने मैसेज को भेजना मुश्किल है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो सेलुलर नेटवर्क है जिससे आप बात करते हैं, वो 4 डंडे जो आपके फ़ोन में नजर आते हैं, आप कहते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा, लेकिन जहां नेटवर्क नहीं है वहां पर भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन संजीवनी बूटी का काम करती है। आप उसमें जो आपातकालीन मैसेज है उसे भेज सकते हैं। अगर नेटवर्क कवरेज नहीं भी है तो आपके पास, अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो SOS यानी मैसेज भेजने की सुविधा आपके पास हमेशा मौजूद रहती है। अब ये कहाँ कहाँ पर काम करता है? जंगल, पहाड़, समुद्र, जो तमाम दुर्गम स्थान है जहां पर हम नेक्स्ट लेवल कम्युनिकेशन सोच नहीं सकते, अचीव नहीं कर सकते, वहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम करता है। अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो टेक्सटिंग और मैसेजिंग तक ये सीमित है, लेकिन आने वाले समय में जिसका जिक्र संचार मंत्री भी कर रहे थे, यानी अगर आप भविष्य की बात करते हैं तो वॉइस कॉल और डेटा ट्रांसमिशन तक इसके दायरे को बढ़ाया जाएगा। और इसमें भारत कितना बड़ा ग्लोबल लीडर बन सकता है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2028 तक $20 अरब का सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाजार होने वाला है। अब ट्राई का रोल बहुत अहम यहाँ होता है, क्योंकि ट्राई क्या कर रहा है? ट्राई ने स्पेक्ट्रम के आवंटन के जो मानदंड है उस पर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अब सरकार को क्या करना है? सरकार को तमाम जो सिफारिशें हैं उनकी समीक्षा कर एक नीति बनानी है, और इस नीति के बनने से ये प्रशासनिक आवंटन करना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि तब कंपनियों को जब आपके स्पेक्ट्रम जो है वो आवंटित किए जाएंगे, इतने मेगाहर्ट्ज पर लाइसेंस दिए जाएंगे, तो कंपनियां जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से भी इसमें कूदने के लिए तैयार हैं। सेटकॉम बाजार आने वाले समय में निवेश के लिहाज से, स्टार्टअप्स के लिहाज से और नौकरियां देने के लिहाज से एक बहुत अहम फ्रंट साबित होगा। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बेहद खास मेहमान इकोनॉमी टुडे में जुड़ेंगे। आप जुड़े रहिए इस खास शो के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और पलक्कड़ के शोधार्थियों ने समुद्र के भीतर होने वाली गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किया है समुद्री व्हीकल। तो जन भागीदारी से नून नदी को मिला है पुनर्जीवन। दिखाएंगे आपको युवाओं के नवाचार भी कैसे दिव्यांग स्नेही रैंप हुआ है तैयार। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इकोनॉमी टुडे में सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लेकर, और इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश देसाई साहब, निदेशक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए इस खास शो में, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट साहब, रिटायर्ड महानिदेशक भारतीय अंतरिक्ष संघ, वो भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। देसाई साहब, पहला सवाल यही कि भारत दुनिया में सेटकॉम बाजार में एक नया ही बेंचमार्क आने वाले समय में स्थापित करेगा। आपको क्या लगता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के सेक्टर में कितनी असीम संभावनाएं हैं एक दशक में आगे? हाँ, जैसा कि आपने बताया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी तक तो खाली इसरो ही इसमें कार्यरत था, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसके द्वारा ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन में प्रवृत्ति की जाती थी। बट अभी जैसा कि आपको विदित होगा कि
इन स्पेस के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें जुड़ने का मौका मिल गया है। तो उसके कारण जो एग्रीगेशन किया गया है उसके मुताबिक डिमांड बहुत ही काफ़ी है इसकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो उसको देखते हुए इसरो और कुल मिलाकर अन्य प्राइवेट प्लेयर्स है वो मिल करके जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं हम, तो उसकी काफ़ी संभावनाएं है। और जैसा कि हमने देखा कि स्टारलिंक का उपयोग रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत ही अधिक हुआ है, जिसके कारण युद्ध के समय में भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट, टीवी ये सब सुविधाएं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से दी गई है। तो ये संभावनाएं हमारे देश में और अन्य आजू बाजू के क्षेत्रों के लिए भी काफ़ी आकर्षक योजनाएं उपस्थित कर रही है हमारे लिए। जी। और कुल मिलाकर जो एग्रीगेशन किया गया है इंस्पेस द्वारा, जो स्टडी की गई है, उसके माध्यम से भी पता लग रहा है कि बहुत ही डिमांड बहुत ही अधिक है और उतने ही लेवल पे हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का व्याप अभी हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर सभी के लिए काफ़ी मौका है सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करके उसका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करना। जी भट्ट साहब, क्या ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि जब हम बात करते हैं फ्रॉम स्काई टू स्क्रीन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिटल लीप व्हेन यू टॉक अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और ऐसे में वेदर फोरकास्टिंग की हम बात कर रहे हैं, दुर्गम स्थानों से मैसेजिंग की बात करते हैं, तो ये वो युगांतकारी डिजिटल आप बदलाव मान सकते हैं जो भारत को एक अलग ही लेवल पर स्थापित करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर। अच्छा देखिए, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के दिन में इसरो की 24 सैटेलाइट कम्युनिकेशन पूरे भारत में दे रही हैं, और वो भी एडिक्वेट नहीं है, तो कुछ सैटेलाइट कैपेसिटी बाहर की सैटेलाइट से लेने पड़ती है। पर आगे क्या हो रहा है, ये सब हो रहा था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, जहां थोड़ा सा क्योंकि दूरी होने के कारण लेटेंसी के प्रॉब्लम्स थे, सिग्नल आने में थोड़ा समय लगता था। पर पिछले कुछ सालों में विदेशी कंपनियों ने, और इसमें शुरू हुई वनवेब, स्टारलिंक, और अब काइपर आने वाली है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स लाकर ब्रॉडबैंड दूर दराज इलाके में दे सकते हैं। और इनमें से यूटेलसैट, वनवेब और अब स्टारलिंक GMPCS लाइसेंस जो भारत में ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होता है, वो उनको मिलने लगा है। इससे पूरा फर्क क्या पड़ रहा है कि भारत का सबसे दूर दराज इलाका, ऐसे इलाके जहां पर ज्योग्राफी के कारण, कॉस्ट के कारण आप फाइबर नहीं पहुंचा सकते हैं, अब लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स द्वारा ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी मिल जाएगी जी। और इस ब्रॉडबैंड के जुड़ने से सिर्फ उनको कम्युनिकेशन ही नहीं मिलेगा, पर वो भारत की फाइनेंशियल इकोनॉमी के साथ भी जुड़ जाएंगे। जी। एक चीज आपने बोली कि डायरेक्ट सैटेलाइट में, फोन में, मोबाइल फोन में अभी सिर्फ डायरेक्ट टू डिवाइस सिर्फ SOS सिग्नल्स हैं, और वो भी एक एप्पल के ही फोन पे आ सकते हैं। पर आगे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो डिवाइस हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हो पाएगा। आज के दिन में वो सैटेलाइट डिश द्वारा होता है। बिल्कुल। देसाई साहब, ट्राई का रोल कितना अहम है, क्योंकि स्पेक्ट्रम का आवंटन और किस तरह से जो तमाम नीतियां बनाई गई हैं उनकी समीक्षा सरकार को करनी है चरणबद्ध तरीके से। इस आवंटन के लिहाज से कंपनियों को लाइसेंस जब दिए जाते हैं तो क्या मापदंड देखे जाते हैं? ट्राई का अहम रोल रहेगा। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कुछ समय से एक प्रकार से स्पेक्ट्रम वॉर चल रहा है। अधिक से अधिक मात्रा में बैंडविड्थ हासिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में जो मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर्स है उनमें होड़ बनी रहती है। बट जो सैटेलाइट फ्रीक्वेंसीज है, ये उसका एक अपना अलग पैमाना होता था इवोल्यूशन के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बट अभी दोनों स्पेक्ट्रम में लगभग जुड़ से गए हैं, तो इस कारण ट्राई का महत्व बहुत ही अधिक रहेगा कि किस तरह से जो सैटेलाइट बैंडविड्थ है उसका आवंटन करें, कुछ फ्रीक्वेंसी जो सैटेलाइट के लिए रिजर्व रखे और बाकी की फ्रीक्वेंसी जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स है टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के लिए, उसके लिए प्रोवाइड करें। तो कुल मिलाकर स्पेक्ट्रम के बारे में सही नीतियाँ बनानी बहुत ही ज़रूरी रहेगी, जिसके कारण कि उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोले वो हो सके। और जैसा कि भट्ट साहब ने बताया कि रूरल एरिया जहाँ पे कोई सर्विस देने के लिए तैयार नहीं होता है,
उनके लिए भी सही मात्रा में आवंटन हो बैंडविड्थ का, तो वहाँ पर भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कारण अन्य सेवाएं प्रस्तुत की जा सकती। वहीं अगर कंज्यूमर को अपनी चॉइस का सैटेलाइट सिस्टम जिस तरह से कंज्यूमर डिमांड पर आधारित हो, आपको क्या लगता है भट्ट साहब कि मल्टीपल प्लेयर्स के लिए कितना बड़ा अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यू रहेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सेक्टर? देखिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अहमियत है कि उस इलाके में, उस दूर दराज इलाके में जहां पर फाइबर नहीं पहुंच सकता है, वहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन दे सकता है। और भारत का काफ़ी ऐसा हिस्सा है जिसमें इसका फ़ायदा होगा। और यही नहीं, जो आप कह रही हैं कि अर्बन एरियाज में भी अगर किसी को ज़रूरत है, कोई चाहता है कि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ करे तो वो कर सकता है। जी। पर एक लिमिटेशन है आज के दिन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, उसका कॉस्ट टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन यानी कि मोबाइल के वनस्पत काफ़ी महंगा है, क्योंकि सैटेलाइट डिश का कॉस्ट, इसकी सर्विस का कॉस्ट आज के दिन में महंगा है। पर जैसे जैसे ये फैलेगा तो ये कॉस्ट भी कंपैरेबल हो जाएगी। और तभी ट्राई की जो रिकमेंडेशंस हैं वो बहुत अहम है। सबसे नंबर 1, स्पेक्ट्रम टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए ऑक्शन होता है, पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने निश्चय किया है कि दुनिया में जैसे हो रहा है वो ऑक्शन नहीं होगा, उसका एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से होगा, क्योंकि वही स्पेक्ट्रम अनेक कंपनियां, अलग अलग कंपनियां इस्तेमाल कर सकती हैं। इसलिए स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर कर ऑक्शन नहीं किया जा रहा है। दूसरा था कि उसकी क्या कीमत लगाई जाए, तो ट्राई ने अभी 4% AGR की कीमत को निश्चय किया है। और दूसरा ये किया है कि लाइसेंस 5 साल के लिए मिले। ये ट्राई की अहम रिकमेंडेशंस हैं, जो प्राइवेट सेक्टर को ये विश्वास है कि गवर्नमेंट इसको जल्दी से जल्दी अपनाकर अभी अपने रूल निकालेगी, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। सिर्फ यही निश्चय करना है कि स्पेक्ट्रम के लिए कितना पैसा लेना है, और ये सर्विसेज शीघ्र ही भारत में शुरू हो जाएंगी। हमको ये जो अपॉर्चुनिटी पिछले 1-1.5 साल से बनी है, इसको अब डिले नहीं करना है। मेरा निवेदन आपके द्वारा ये है गवर्नमेंट को कि जल्दी से जल्दी स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया जाए स्पेस के लिए। वही भट्ट साहब, इसमें अगर 2 चीज़ें देखें, एक तो स्टार्टअप्स और साथ ही साथ जब हम किसी भी सेक्टर को मशरूमिंग मानते हैं या उसको एक लीप फॉरवर्ड के तौर पर लिया जाता है, इसमें रोज़गार के लिहाज से कितने अहम बिंदु आप देखते हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन के सेक्टर को अगर हम देखें तो रिमोट सेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाना, हम बात करते हैं कृषि की उत्थान के लिए भी, ये कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर काम होना ज़रूरी है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि सैट कम्युनिकेशन सबसे बड़ा सेक्टर है कमर्शियली जो कि ग्रो करेगा। और जैसा आपने ही बताया, इसको 10 गुना ग्रोथ 2028 तक कैलकुलेटेड है। सैटकॉम जरूरी अहम इसलिए है क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन फाइनेंशियल सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को, इन सब सेक्टर्स को अफेक्ट करेगा। क्योंकि दूर दराज के इलाके में अगर फैक्ट्री खोलनी है, दूर दराज के इलाके में अगर एजुकेशन देनी है, या उनको फाइनेंशियल इंडियन मार्केट से कनेक्ट करना है, फिनटेक से, तो इस सब के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन का होना बहुत अहम हो जाएगा। देसाई साहब, इसमें जो बिजनेस मॉडल है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इस बिजनेस मॉडल को सेटकॉम सेक्टर के लिहाज से आपको क्या लगता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को कितना मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल्स बनाए जाएं जो इस पूरे कम्युनिकेशन बाजार को एक अलग बेंचमार्क के साथ कई और देशों के लिए उदाहरण के तौर पर, जो डेवलपिंग नेशंस हैं जिन्हें अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बनाने चाहिए, जैसे कि खुद विदेश मंत्री साहब भी कह चुके हैं कि वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन सम सेक्टर्स जहां ज़रूरत ना हो किसी से भी मदद लेने की। देसाई साहब, और इसी पे एक रिएक्शन फिर भट्ट साहब का भी। तो जैसा कि आपने बताया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन अभी तक तो गवर्नमेंट सेक्टर तक ही सीमित था, जिसमें इसरो मुख्य रोल अदा करता था, और अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए मौका है कि उसमें इन्वॉल्व हो। पर जैसा कि भट्ट साहब ने बताया कि अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से तुलना करें तो काफ़ी महंगा पड़ता है इनको। तो ये जो उसका महंगापन है कैसे दूर करें, किस तरह से उसको एफोर्डेबल बनाए लोगों के, आम लोगों के लिए। जैसे कि स्टारलिंक ने सेवा शुरू की तो वो टर्मिनल्स मुफ्त में अभी दे रहा है कई लोगों को, रूरल एरियाज में खास करके। तो इस तरह से बिजनेस मॉडल को
ठीक तरह से डेवलप करना होगा। आज कई स्टार्टअप्स भी इंटरेस्टेड है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जी। अपना हिस्सा ये करने के लिए। उसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर और जो गवर्नमेंट अभी मौका देना चाहती है पीपीपी मॉडल को, क्योंकि जैसे स्टारलिंक जैसा नेटवर्क भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। अपना खुद का OneWeb तो है ही जी। जो कि भारत की रजिस्टर्ड है, बट इसके अलावा भारत का गवर्नमेंट के लिए और खास करके हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए बिल्कुल। भी भट्ट अपना साहब, एक इस पर आपका अलग- भी एक रिएक्शन कि किस तरह से इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाएगा इस तरह के बिजनेस मॉडल को, बहुत संक्षिप्त में। तो ट्राई ने रिकमेंडेशन दी है वो बहुत ही बढ़िया रिकमेंडेशन है। उन्होंने पूरे स्टेक होल्डर्स से एडवाइस लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग ये तरीके कि कैसे ये चार्ज किया जाता है, इसको स्टडी करने के बाद में एक बैलेंस्ड रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी है, जी। जिसमें मैंने बताया है कि AGR 4% होगा और अर्बन और रूरल एरिया को भी बैलेंस करने के लिए उन्होंने अर्बन एरिया में 500 रुपए ज्यादा तो एक हर बैलेंस लाइसेंस अप्रोच के पे साथ लगाने जो को- चेक्स एंड बैलेंसेस का एक पूरा मॉडल है, उसके साथ हम मानते हैं कि सेटकॉम बाजार में आने वाले समय में भारत का दबदबा लगातार बढ़ता हुआ और कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम था और ये ऐसा टॉपिक है जिस पर कभी फिर हम चर्चा में जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मंच से अपने विचारों को साझा करने के लिए और सुबह सवेरे DD न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं कुछ अहम और आर्थिक खबरों का। बात करते हैं प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना की, जिसके तहत EV चार्जिंग स्टेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के साथ साथ उसमें तेजी लाने के लिए केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने एक अंतर मंत्रालय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत टिकाऊ परिवहन के लिए एक वैश्विक मॉडल बनाने की तैयारी पर है, उसकी राह पर है। प्रधानमंत्री ने ई-ड्राइव योजना एक परिवर्तनकारी पहल के तौर पर इसका उद्देश्य है कि देश के नागरिकों को परिवहन के स्वच्छ, किफायती और सुविधाजनक विकल्पों तक पहुंचने के लिए ये राह प्रदान करता है। साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध से निपटने की दिशा में संचार मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया। दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक यानी FRI साझा करने की घोषणा की। ये संकेतक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है और एक बहुआयामी विश्लेषण से जुड़े उपकरण के रूप में विकसित किए जाएंगे, जो बैंकों, UPI सेवा प्रदाता और वित्तीय संस्थाओं के साथ एडवांस इंटेलिजेंस साझा करने में सक्षम होंगे। FRI के जरिए संदिग्ध मोबाइल नंबर्स की पहचान कर उनके खिलाफ तेज और लक्षित साइबर सुरक्षा के सत्यापन की जांच करना आसान हो पाएगा। बात EPFO की, जिसने मार्च 2025 के लिए अपना जो प्रोविजनल पेरोल डेटा है उसे जारी किया। कल इसमें 14 लाख से ज्यादा जो सदस्य हैं उनकी वृद्धि देखी गई और बीते साल अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसकी तुलना की जाए तो ये 1.5% से ज्यादा है। EPFO ने मार्च में करीबन 7,54,000 नए जो सदस्य हैं वो रजिस्टर किए, जो फरवरी की तुलना में 2% ज्यादा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक नए ग्राहकों में ये वृद्धि रोजगार के बढ़ते अवसर, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और EPFO के सफल आउटरीच कार्यक्रमों के कारण मुमकिन हो पाया है। सरकार की ओर से जारी डेटा में यह भी बताया गया कि मार्च 2025 में 18 से 25 आयु वर्ग के सदस्यों का बोलबाला रहा और 18 से 25 आयु वर्ग में करीबन 5.25 लाख नए सदस्य जोड़े गए, जो मार्च 2025 में जोड़े गए कुल नए ग्राहकों का लगभग 59% है। वहीं फरवरी 2025 में इस तुलना में इसी आयु वर्ग के नए सदस्यों की जो संख्या थी वो 4 लाख के पार थी। साथ ही इसी दौरान लगभग 2 लाख से ज्यादा नए महिला सदस्य EPFO में शामिल हुए। ये फरवरी की तुलना में 0.18% की वृद्धि दर्शाता है, जो मार्च 2024 की तुलना में 4% ज्यादा है। और वक्त हो चला है कि आपसे विदा लेके जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ। कल फिर मुलाकात होगी एक नए फोकस को लेकर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्र सरकार की PLI योजना से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 2.5 लाख से अधिक नई नौकरियों का सृजन हुआ है। साथ ही योजना से अब तक लगभग 41 लाख टन फूड प्रोसेसिंग क्षमता का सृजन हुआ है, जिससे 9 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल जेम की यूजर में 3 गुना वृद्धि हुई है। जेम में 1.64 लाख से अधिक प्राथमिक खरीदार और 4.2 लाख सक्रिय विक्रेता शामिल हैं। पोर्टल 10,000 से अधिक प्रोडक्ट कैटेगरी और 300 से अधिक सेवाएं प्रदान करता है। जेम के CEO के मुताबिक पोर्टल देश को आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक योगदान देगा। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में देश की GDP विकास दर 7.2% रहने का अनुमान है। बार्कलेज की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि क्षेत्र में सुधार और शुद्ध परोक्ष कर संग्रह में तेज बढ़ोतरी से GDP विकास दर बढ़ेगी। वहीं बार्कलेज ने पूरे वित्त वर्ष के लिए विकास दर 6.4% रहने का अनुमान जताया है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने उबर को एडवांस टिप सुविधा पर नोटिस जारी किया है। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सुविधा को अनैतिक और शोषणकारी बताते हुए कहा कि अनुचित व्यापार प्रथाओं के अंतर्गत आती है। साथ ही कहा कि टिप सुविधा उपभोक्ता द्वारा यात्रा के बाद दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट है। सेवा से पहले इसकी अपेक्षा करना गलत है। प्लेटफॉर्म से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। सेबी ने निवेशकों को सोशल मीडिया के जरिए स्टॉक मार्केट में बढ़ते फ्रॉड को लेकर सतर्क किया है। सेबी ने केवल पंजीकृत इकाइयों या ऐप के जरिए निवेशकों को ट्रेडिंग करने की सलाह दी है। साथ ही सेबी ने कहा कि सोशल मीडिया के बढ़ने से जानकारी शेयर करने और जुड़ने का तरीका बदल गया है। कुछ संस्थाएं सोशल मीडिया का इस्तेमाल निवेशकों को लुभाने और धोखा देने के लिए कर रही हैं। इस वर्ष अप्रैल में भारत में घरेलू एयरलाइनों में 1.43 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की है। इसमें सालाना आधार पर 8.45% की बढ़ोतरी हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से अप्रैल के दौरान घरेलू एयरलाइनों में उड़ान भरने वाले यात्रियों की संख्या 5.75 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5.23 करोड़ से लगभग 10% अधिक है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान भारत के ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर में 7 से 9% की राजस्व वृद्धि होने की संभावना है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक यह वृद्धि मुख्य रूप से दोपहिया और यात्री वाहन में लगातार बढ़ती मांग की वजह से हो रही है, जो कुल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं।